नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज यानी 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, जिसमें स्टूडेंट के पक्ष में फैसला नहीं आया है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकती है, यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। ऐसी कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, तो आप एग्ज़ाम को बाद में लें, लेकिन कैंसिल नहीं होगी। ये बात क्लियर कर दी गई है। अब दोस्तों, बात आती है कि आपकी प्रिपरेशन की। तो आपको अब तो एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर आप एग्ज़ाम BLIS की पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अभी इग्नू के द्वारा या किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम का गाइडलाइन जारी नहीं किया गया, जो कि बहुत जल्द जारी हो जाएगा। मतलब पहले कन्फ्यूजन थी कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, तो वो कन्फ्यूजन अब क्लियर हो चुकी है, एग्ज़ाम होगी। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही से कहता आ रहा था कि देखिए आपको कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि प्रमोट किए जाएंगे। हाँ, प्रमोट किया जाना चाहिए था, क्योंकि मैं भी उन्हीं का सपोर्ट में हूँ जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि इस कंडीशन में दोस्तों कई तरह की समस्याएं आएंगी एग्ज़ाम देने में। मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अब दोस्तों, जो हो गया उसके बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, और ना ही उसे अब हम लोग उस मामले में कुछ कह सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है मे भी कुछ ऐसे पिटीशन आए, कुछ ऑब्जेक्शन आए, तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कुछ हो सकता है। अब उसकी संभावना बहुत कम है। तो अब स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो अगर एग्ज़ाम देना है तो तैयारी करें। ठीक है। तो दोस्तों, मैं 2 to 3 पढ़ाई कर रहा था। हम लोग 2 to 3 पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वर्गीकरण क्या होती है। तो आज हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं, मौखिक धरातल। ठीक है, ये भी 2 to 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं 2015 में, ये दिसंबर में पूछा गया है। और दोस्तों 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण मैं उसे दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप उसे खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कोशिश करूँगा रोज़ एक एक वीडियो डाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट करा दूँ, ताकि कम से कम फेल होने का डर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मुझे टॉपिक सर्च करना पड़ता है। तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, जितने आपके भी ग्रुप हैं सभी जगह भी शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। फिर हम लोग अभी कंटिन्यू चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन आप देखिए अब मैं रोज़ एक एक टॉपिक को समाप्त कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम तक कम से कम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए मौखिक धरातल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, एक वर्गीकरण पद्धति में मौखिक धरातल से संबंधित 4 उपसूत्रों का संबंध भाषा और शब्दावली संबंधी पहलुओं से है। दोस्तों, इसमें हम लोग 4 उपसूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो क्यों ना लंबा ही हो। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बेनिफिट आपका है, नहीं देखेंगे तो नुकसान भी आपका ही है। क्योंकि मैं आपको पहले ही फोर्स करता था कि देखिए वीडियो आप पूरा नहीं देखते थे, इसके कारण मैं शॉर्ट वीडियो बनाता था। लेकिन अब मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो बिल्कुल आप देखें, क्योंकि देखेंगे तो बेनिफिट आपका ही है। अब एग्ज़ाम, ये तो कंफर्म हो गया कि एग्ज़ाम होगा ही। अब देखिए, वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली में उस प्रसंग स्पष्ट को सूचित किया जाता है जिसे प्रसंग के लिए उस विशिष्ट पद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उस पद में और कौन कौन से पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं यह भी स्पष्ट होना चाहिए। जो अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाएं उन्हें प्रचलित होना, न कि आलोचनात्मक। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग मौखिक धरातल का 4 उपसूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देंगे। मौखिक धरातल से संबंधित 4 उपसूत्र निम्नलिखित हैं। अब दोस्तों, यहाँ से देखिए आपको नोट्स भी बनाना है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, प्रसंग का उपसूत्र, जिसे दोस्तों हम लोग कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए, कोई भी सूची संहिता सर्वत्र सर्वकाल के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि समय के साथ साथ पाठकों की रुचि में, विषयों के क्षेत्र में, पुस्तकालय की प्रकृति एवं सेवाओं में परिवर्तन होते हैं। अतः इस उपसूत्र के अनुसार सूची संहिताओं
में संबंध के साथ साथ आवश्यक रूप से परिवर्तन किए जाने चाहिए। यह कहा जा सकता है कि संहिता को भी समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि देखिए, जितने भी संविधान होते हैं तो संविधान जो होते हैं वो भी समय समय पर संशोधन होती है। अगर पुस्तका जैसे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में भी आपने पढ़ाई किया था कि वहाँ पे जो भी लाइब्रेरी के नियम बनेंगे वो नियम ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाना चाहिए। उसी तरह दोस्तों जो संहिता होती है उसमें भी संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये संशोधन उपयुक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार सूची का निर्माण पुस्तक उत्पादन नीति, पुस्तकालयों के संगठन एवं सेवाओं की प्रकृति, प्रकाशित सूची ग्रंथि की आवश्यकताओं आदि को प्रसंग में परिवर्तन के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहला उपसूत्र है ये समाप्त हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी फिलहाल जब तक जो जुलाई सेशन के एग्जाम ना हो जाते हैं तब तक मैं जो पढ़ाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जनवरी वाले सेशन के कैंडिडेट के लिए भी। ठीक है, तो उन्हें भी नोट्स बनाना चाहिए। और जनवरी वाले सेशन के कैंडिडेट मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो पढ़ाता ही आ रहा था, लेकिन सडनली देखिए आज के डिसीजन में सभी स्टूडेंट के प्लान को ही कैंसिल करके रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे अब उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए गणना का उपसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। देखिए शब्दावली या विषयों के क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ गति विज्ञान को कुछ लोग गणित का भाग मानते हैं। दोस्तों गति विज्ञान, ठीक है, गति विज्ञान जिसे आपको तो पता ही होगा अगर आप जनरल साइंस पढ़ाई करते हैं तो गति विज्ञान का भाग गणित का भाग मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे भौतिक विज्ञान का भाग मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों मानते हैं। एक अन्य उदाहरण के रूप में कोलोन क्लासिफिकेशन में दस्तावेजीकरण पुस्तकालय विज्ञान का एक भाग है, जबकि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी। दोस्तों यूडीसी देखते आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए एसएससी में पोस्ट भी होता है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, तो वो नहीं है दोस्तों, ये है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यह एक स्वतंत्र वर्ग है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या कानून का भाग नहीं है, बल्कि कोलोन क्लासिफिकेशन यानी सीसी में इतिहास का भाग है। ऐसे मामले में कोई भी गलत नहीं होता, क्योंकि यह विवादित मामला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कुछ भी अगर विवादित मामला होता है तो उसमें कुछ जेन्युइन या फिर किसी इंडिविजुअल टॉपिक को ये सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये विवादित है। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। ऐसी परिस्थितियों में एक सूचीकरण करने अर्थात इसके उपखंडों की गणना के क्षेत्र का निरूपण करना अधिक सुरक्षात्मक होता है। यदि यह किसी विशेष क्षेत्र को परिभाषित करने की परिचालनात्मक एवं तथ्यात्मक विधि होती है, यह उपसूत्र का सुझाव है। यहाँ से दोस्तों देखिए सेकंड उपसूत्र भी खत्म हो गया आपका। अब थर्ड में आते हैं। देखिए प्रचलन का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ करेंसी। इसमें क्या है दोस्तों, इस उपसूत्र के अनुसार सूची की वर्ग निर्देशी प्रविष्टियां एवं शब्दकोशीय प्रविष्टियां का विषय प्रविष्टियां को अभिव्यक्त करने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं वे प्रचलित होने के अर्थात इस उपसूत्र के अनुसार शीर्षक के वर्ण एवं उपकल्पन हेतु प्रचलित शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पाठक अधिक परिचित हों। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो उपसूत्र बचेगा उसे कंप्लीट करके दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको टिप्स भी दे दूंगा कि किस प्रकार से अभी पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए उदाहरण क्या है, बहुधा एक या दो विषय से अधिक नामों से प्रचलित होता है। दोस्तों जैसे कि इसमें कुछ ऐसा हिंदी में वर्ड भी होता है जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन दोस्तों अभी आपके पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है। अभी आप ज़्यादा रिसर्च अगर करते हैं तो समस्या क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर जैसे मैं पहले आप देखे होंगे कि मैं जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैं अकॉर्डिंग टू डिटेल में सिलेबस पढ़ाता था और वो एक टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ाई जाती थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उस तरह का पढ़ाना भी समाप्त कर दिया हूँ, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन मुझे यहाँ पे जितने स्टूडेंट जुलाई सेशन के कैंडिडेट को पास करवाना है उतना ही अधिक नॉलेज मुझे जनवरी सेशन के कैंडिडेट को भी देना है। कहने का मतलब क्या है कि जनवरी वाले सेशन के
कैंडिडेट तो ये वीडियो को देखे ही, लेकिन उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, या फिर जो इस बार जुलाई में एडमिशन लिए होंगे, कि मैं डीपली स्टडी इस चैनल में आपको कराई जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस तरह की पढ़ाई पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी जिसमें इतना डीपली या अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों, मैं उन लोगों से क्षमा चाहूँगा जो डिटेल में एक एक करके पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बस आप 1 महीना तक कोऑपरेट करें, सहयोग करें, और 1 महीना तक आप इसी वीडियो से काम चलाएं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे मैं 2 to 1 पढ़ा रहा था, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और इतना डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों कि आपको BLIS कंप्लीट होने के बाद भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब देखिए उदाहरण, इसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया। देखिए, प्रचलित होता है परंतु उसमें किसी एक सर्वाधिक प्रचलित पद का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों एक आपको जैसे का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जिस प्रकार पक्षी को बर्ड एवं डिक्की दोनों कहा जाता है, परंतु बर्ड शब्द अधिक प्रचलित होने का कारण अधिक उपयोग पद है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए डिक्की तो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं कि पंछी को डिक्की भी कहा जाता है, लेकिन बर्ड आप किसी भी पूछेंगे तो सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए अल्पभाषित का उपसूत्र, इसका अर्थ है कि वर्गीकरण के सूची पत्रों में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे न तो निर्णयात्मक होने चाहिए और न ही आलोचनात्मक। यानी DDC के 14वें संस्करण में पारा मनोवैज्ञानिक के लिए छलिया शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों 14वें संस्करण की यहाँ बात की जा रही है। और अभी तो आप लोगों को पता है कि जो अभी 2 to 7 में पढ़ाई करना है वो 19th एडिशन अभी चल रहा है। और दोस्तों फॉरेन कंट्री में 19 एडिशन से भी ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी 19th एडिशन का ही यूज किया जा रहा है। देखिए साहित्यिक लेखकों का विभाजन करते समय बड़े या छोटे लेखक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा लेखकों का वर्गीकरण इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिसके अन्य व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विषयों का अपमान हो। किसी भी लेखक की साहित्यिक प्रतिष्ठा का कभी अस्थायी नहीं रहती, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उसकी प्रतिष्ठा में परिवर्तन हो सकता है। अतः वर्गीकरण प्रणाली में वर्तमान में निष्पक्ष शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ से कंप्लीट ये टॉपिक समाप्त हो गई है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको मौखिक धरातल मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप एग्जाम में जाके भूल जाएंगे, ये कंफर्म है। अब मैं आपको कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो के भरोसे रहें, और मैं आपको ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो ही देखें, आप पहले दूसरे चैनल की वीडियो देख लें। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से किए जाते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप उसके थ्रू आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए किस प्रकार प्रिपरेशन करना है। आप मेरे बात मान ले, आप देखेंगे एग्जाम में आपको कितना इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं अभी आपको जो कंप्लीट करवाया हूँ उस पहले आप उसे एक बार अच्छा से क्या करें, सुन लें, ठीक है। एक एक करके देख लें और आप उसे नोट बनाते जाएँ। नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद आप उसे 2 बार लिख लें। मैं मानता हूँ ये काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन करना कोई चाहता नहीं। कितना मेहनत क्या करना, मुझे यहाँ क्यों लिखेंगे, एग्जाम में लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों ये थ्योरेटिकल एग्जाम है और ये BLIS के एग्जाम है। और अगर आप इग्नू के में पढ़ाई करें तो आपको ये बात पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप किसी भी सीनियर से पूछ लें कि वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट तरीके से कॉपी जाँच की जाती है। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको प्रूफ करने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई नंबर कम मिलते हैं, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि ये नंबर कम क्यों मिलते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि देखिए सही जो तथ्य होती है वो तथ्य स्टूडेंट के द्वारा नहीं लिखा जाता है, जो भी विद्वानों के नाम होते हैं या पुस्तकें के नाम होते हैं वो नहीं लिखा जाता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें अधिक नंबर एग्जामिनर को देना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आपको उतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम चलिए होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, सावधानियां बरतेंगे और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट मेरे वीडियो को देखते हैं या जितने लोग देख रहे हैं वो कम से कम 60% मार्क्स ज़रूर लाएंगे। मैं आपको बस कंटिन्यू, अब मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड करूँगा। और वीडियो दोस्तों एक दिन में मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँगा। वो टॉपिक भले ही क्यों ना वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्योंकि दोस्तों देखिए पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। मैं जब पहले यूट्यूब में
वीडियो नहीं अपलोड करता था तो मुझे भी लगता था कि ये बनाना काफ़ी आसान होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अधिक से अधिक आपकी नॉलेज में जितने भी ग्रुप हैं लाइब्रेरियन संबंधित या स्टडी संबंधित, उसमें कम से कम मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और आप विश्वास रखें दोस्तों, आप सब कुछ एवरीथिंग जितने भी होंगे, जितने एग्ज़ाम होंगे वो अच्छे होंगे, रिजल्ट आपकी अच्छी आएगी। आप विश्वास के साथ अपने हार्डवर्क पर ध्यान दें, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और किसी भी तरह के अभी दिमाग में कोई भी स्ट्रेस तनाव न लाएं कि एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम दिसंबर में भी होंगे, वहाँ भी आप दे सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और मैं बीच बीच में ऐसे मोटिवेशन वीडियो भी डालता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा बस एक ही फोकस है कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं रेगुलर, वो लोग फेल तो खैर बिल्कुल ना हो। वो 60% मार्क्स नहीं आया, चलिए 50% कम से कम आ जाए, लेकिन उससे कम नहीं आनी चाहिए। और कोशिश करना है कि दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि 2 to 7 की पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जुलाई सेशन के कैंडिडेट को डेट के लिए शायद मैं मेरे ख्याल से उसके लिए आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अभी थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी बचा हुआ है। जनवरी सेशन के कैंडिडेट आप लोगों को भी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और मेरे चैनल को रेगुलर आप देखते रहें, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। चलिए बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।